नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए अच्छे से हो रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पे विभिन्न संस्थाओं के टेस्ट सीरीज को देख रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो घटना चक्र की नई एक सायास की टेस्ट सीरीज आई है उसको देखेंगे। और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए, तो आज का जो तीसरा वाला टेस्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग के चैनल पे आप लोगों को पता होगा कि विभिन्न संस्थाओं की टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे कि ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस और एक यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो घटना चक्र। और भी संस्थाओं के टेस्ट हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी हम लोग ज़रूर देख लेंगे। बाकी जो यहाँ पर आज टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये घटना चक्र का तीसरे नंबर का टेस्ट है, सायास का अभी लेटेस्ट आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसका जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो पहले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, बाइलिंगुअल है, तो आप लोग को थोड़ा आसानी भी होगी पढ़ने में। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दें क्योंकि आप लोग पेपर यहाँ पर देख लिए होंगे क्वेश्चन। अब ये जो हिंदी में क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है थोड़ा छोटा सा इसमें दिया गया है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को साफ दिख जाए, ठीक है। चलिए, बाकी इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, सही है, ठीक है। रोपड़ तकनीकी आधारित नगरीय बागवानी की प्रारंभिक पद्धति के लिए, ठीक है, ये भी सही है। कृषि से संबंधित कार्यों के लिए, ठीक है, और अपने उद्योगों के लिए, ये भी ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो डी हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। सभी लोगों को पता है कि ग्रिड पद्धति पर यहाँ पे शहरों को बसाया गया था, तो नगर नियोजन के लिए तो जानी ही जाएगी। और यहाँ पर जो रोपण कृषि होती है उसके आधार पर बागवानी की प्रारंभ यहीं से किया गया था, ठीक है। कृषि का प्रारंभ यहीं से मिलता है। और कृषि संबंधी कार्य जैसे जुते हुए खेत वगैरह, जौ वगैरह मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ये भी सही हो जाएगा। उद्योगों के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े मनके बनाने कारखाने वगैरह मिले हैं, तो वो आपका एक प्रकार से उद्योग हो जाएगा। गोदीवाड़ा भी मिला, यानी कि बंदरगाह भी मिला है, व्यापार भी अच्छे से होता था, तो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरा जो प्रश्न दिया गया। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर क्या है तो सही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पहला कथन कह रहा है कि कुरु, पांचाल, मत्स्य जो महाजनपद है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। ये जो महाजनपद है ना, महाजनपद काल शुरू होने से पहले ये जब वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो उस समय ये आपके महाजनपद थे, ठीक है। कौन कौन? कुरु, पांचाल, मत्स्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो राजस्व यज्ञ करवाया जाता था उसका उल्लेख केवल उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। जब कोई राज्याभिषेक होता था तो राजस्व यज्ञ करवाया जाता था, और उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तर वैदिक के ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला भी सही है। तीसरा जो यहाँ पर दिया गया, भूमि दान की परंपरा वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन थी, तो जब वैदिक काल थे उस समय जो राज्य विस्तार का प्रमुख साधन भूमि दान नहीं था, ठीक है। बड़े बड़े यहाँ पर देखा जाए तो जो महाजनपद है वो नहीं हुए थे उस समय, एक आध दो थे, छोटे छोटे थे उस समय। भूदान की जो परंपरा है वो थी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न मतलब जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बाकी और पहला और दूसरा सही है, ठीक। इस प्रश्न का सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो घनानंद था उस समय, नंद वंश का शासक था, इसी को मार करके तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध एवं जैन परंपरा के दार्शनिक दृष्टिकोण की तुलना करें। देखिए, यहाँ पर इस ऑप्शन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है कि बुद्ध के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, तो बुद्ध धर्म में आत्मा का जो अस्तित्व होता है उसको नहीं माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म जो है वो ये मानता है कि जो आत्मा होती है वो शाश्वत है, मतलब कि आत्मा हमेशा, मतलब आत्मा के सत्य को मानते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। चलिए, दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बुद्ध कर्म को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि जैन कर्म को भौतिक गुणों के, मतलब भौतिक कड़ों के रूप में मानते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि दिगंबर जैनों के अनुसार मुक्ति केवल पुरुषों को संभव है, बौद्ध के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए, जो जैन धर्म था वो केवल ये मानता था कि
जो कैवल्य वगैरह जो होते थे वो केवल पुरुषों को ही प्राप्त है, मतलब पुरुष ही उसको संभव कर सकते हैं, स्त्री नहीं। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये मानता था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध सप्त तत्व को मानते हैं, जैन 9 तत्व को मानते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सभी यहाँ पर सही है, डी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए, आर्य आने के बाद सिंधु घाटी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो रही थी तभी आर्य भारत में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि उनके मृद भांड, उनके बर्तन वगैरह काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि पेंट किए हुए बर्तन और कलाकृति बनाए गए बर्तन सभी यहाँ से प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहाँ पर इसके पहले रखने के कारण यही है कि मृद भांड। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत, एमबीटी के काल में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक और इब्ने बतूता का कार्य हो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा कथन इसमें कह रहा है कि उसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है, जो यात्रा की कथा है, उसको रिहला नामक पुस्तक में लिखी थी, जिसे दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा गया था। ये भी सही है, किताबुल रिहला के बारे में आप लोग जानते हैं, इब्ने बतूता ने लिखा था, मोरक्को का ये यात्री था। अब ये कह रहा है कि इब्ने बतूता को काजी ए हिंद की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये एमपीटी के समय में आया था, तो लोधी यहाँ से कहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तीसरा वाला कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? तो ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो भैया उसकी यहाँ पे देखा जाए तो जो बहन है हमीदा बानो बेगम, उसी ने बनवाया था। ठीक है, ये एक दो फैक्ट यहाँ से इनके बारे में मिलता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति इसने लागू की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो नीति लागू की थी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं भैया, ये अपने यहाँ के जो व्यापार वगैरह है उनको बढ़ावा देने के लिए, किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए, और यहाँ पे जो सैनिक लोग हैं उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। तो पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं दादू दयाल के बारे में। तो दादाजी जो है कि निर्गुण गाते थे, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे दादू दयाल किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित है? निर्गुण संप्रदाय से। ए इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं इंडिया हाउस। इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में, सभी लोगों को पता है कि इंडिया हाउस, इसी में बाद में वीडी सावरकर वगैरह जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का हॉस्टल था ये, जिसमें भारत से क्रांतिकारी वगैरह जाते थे। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ पत्रिका दी गई है, मिलान करना है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है कि लाला लाजपत राय, ये आपका लाला लाजपत राय, ये आपका द पीपल्स हो जाएंगे। अरविंदो घोष वंदे मातरम हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू ये आपका द इंडिपेंडेंस, और सी.आर. दास फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1923। सही आंसर क्या बन जाएगा इसका? तो ए इसका सत्य आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन न हुआ होता तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक प्रभावी होता? अगर लखनऊ का अधिवेशन 1916 वाला न हुआ होता तो क्या परिणाम होता उसका, और सबसे अधिक क्या प्रभावी होता? तो देखिए अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गरम दल और नरम दल का यहाँ पर देखा जाए तो विलय हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, ये देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा परिणाम माना जाता है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे AC मजूमदार जी अध्यक्षता किए थे लखनऊ में, इसका बैठक हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका सत्य आंसर हो जाएगा। बाकी अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधि उस समय कौन था भैया? तो अगर हम लोग इनके बारे में देखें तो यहाँ पे पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी थे। पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी। तो 3 और 4 सही हो जाएगा। सत्य आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो सी बन जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए
और आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां थी और डलहौजी की नीतियों में सबसे प्रमुख समानता क्या थी। देखिए खिलजी की और यहाँ पर देखा जाए तो डलहौजी की नीतियों के बारे में पूछ रहा है कि समानता क्या थी। एक और नाम याद कर लीजिए जो शेर खां है, तो शेर शाह, उसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी कुछ। तो यहाँ पर पहले तो खिलजी और डलहौजी के बारे में पूछ रहा है, तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ने कृषि उपज का बाजार भाव नियंत्रित किया था, तो यही सही है। डलहौजी भी कृषि जो उत्पादित होती थी उसको बाजार भाव को नियंत्रित करने की कोशिश किया था, और यहाँ पर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया था उसका कारण तो आप लोग जानते हैं कि सैन्य प्रशासन को मजबूत किया करने के लिए किया जाता था। बाकी डलहौजी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1946 की नौसेना विद्रोह ने किस रूप में ब्रिटिश सरकार के निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो जो 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था ना, आईएनए के जो माफ कीजिए यहाँ पे जो आईएनएस तलवार था उसके सिपाही, नौसेना जो सिपाही थे वो विद्रोह किए थे, उसी नाव के दीवार पर भारत छोड़ो वगैरह लिख दिए थे लोग, तो विवाद हो गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि 1946 का जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्णय को सबसे अधिक प्रभावी क्या माना गया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो देखिए भारत छोड़ने की समय सीमा को घटा दिया गया था। ठीक है, अब नौसेना में भी विद्रोह हो गया था तो यहाँ पे ये लोग जल्दी से जल्दी छोड़ करके जाने के लिए राजी हो गए थे, मतलब तैयार हो गए थे। ठीक है, चलिए सी इसका सत्य आंसर है, भारत छोड़ने की समय सीमा घटा दी गई। चलिए और आगे देख लेते हैं। यदि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह में एक बड़ा बांध बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किस पर सबसे तत्काल प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए बन भी रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध, चाइना बना भी रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध ही बना रहा है वहाँ पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वही इसमें प्रश्न पूछा है कि अगर मान लीजिए कि बांध बन गया, एक बड़ा बांध बन गया, तो देखा जाए तो सबसे तत्काल प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए अगर सबसे तत्काल प्रभाव देखा जाए तो जो कोई नदी होती है वो अपने जो निचले स्तर में जाकर के एक तरीके से एक बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये काफ़ी फैलाव में ये बहती है, विस्तृत होकर के ये बहती है। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा टाइप का बनता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पे पड़ेगा निचले वाले भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के निचले डेल्टा में अवसाद जमाव की मात्रा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अवसाद काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के निचले वाले हिस्से में जहाँ पर डेल्टा होगा वहाँ पर जम जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में कौन सा कथन सबसे सही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में प्रश्न पूछा गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, सतत हैं, मानसूनी की वर्षा से समृद्ध हैं, और पूर्वी घाट असतत और कम ऊंचे हैं। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार के रूप में ऐसे खड़ा है। ठीक, ये भारत है, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है एक कगार के रूप में ऐसे खड़ा है, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। और यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकल के पूर्वी जो आपका घाट है उसको काट देती हैं। तो यही इसमें प्रश्न बताया गया कि ये देखा जाए तो ऊंचा तो है ही, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ से बारिश जब होती है पश्चिमी घाट पर तो इसके पश्चिमी तट पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी घाट ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा तो है ही, ये सतत है, ये लगातार है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा नहीं काटा गया है, और पूर्वी घाट तो कई बार नदियों के द्वारा काट भी गया है, और मानसूनी वर्षा सबसे पहले पश्चिमी घाट से ही टकराती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि भारत में सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अचानक बंद कर दिए जाएं तो निम्नलिखित में से क्या राज्य ऊर्जा संकट से सबसे पहले प्रभावित होगा। तो कौन सा राज्य सबसे पहले ऊर्जा संकट से प्रभावित होगा। देखिए इस प्रश्न में अगर हम लोग देखें कि किस राज्य में सबसे अधिक कोयला आधारित यानी कि ताप आधारित जो विद्युत संयंत्र है वो लगाए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पर होगा। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो आपका बी बन जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक कोयला उत्पादन झारखंड में होता है, और वहीं पर जो भी संयंत्र लगाए जाते हैं कोयले से निर्मित यानी कि ताप विद्युत वाले ही लगाए जाएंगे, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, यानी झारखंड इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कथन और कारण का है। कथन यहाँ पर कह रहा है कि पिछले 2 दशक में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ठीक है, उत्तर भारतीय मैदानों में अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्रों में तो बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ठीक है,
जो भी यहाँ पर देखा जाए तो गाद के निक्षेप है, जो सिल्ट डिपॉजिट वगैरह है, उसके कारण नदी घाटियों की गहराई कम होती गई है। ठीक है, नदी घाटी कम होती गई है, इसीलिए जो पानी है वो फैल करके बहता है। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, उसका कारण ये बता रहा है कि जो नदी घाटी की गहराई है वो कम हो गई है। देखिए, नदी घाटी की गहराई तो कम हुई है, पानी फैल रहा है, लेकिन बाढ़ क्यों आ रही है, इसका कारण ये है कि देखिए ज़्यादा पानी भी यहाँ पर देखा जाए तो ग्लेशियर वगैरह से पिघल करके आ रहे हैं और बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये मतलब इसका मुख्य कारण जो है वो बारिश पे डिपेंड है, ना कि यहाँ पर देखा जाए तो जो गहराई है उसकी कमी है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बी इसका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कौन सी रहती है, तो ये भैया सीधे सीधे रटने वाला प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा ये। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी भील हो जाएगा। ठीक, डी इसका सही आंसर है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, डी सही है, सभी लोगों को पता होगा, आसान से। एंडीज पर्वत के बारे में प्रश्न है, ये कह रहा है कि एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो वल्थ पर्वत है। ठीक, सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है ना, वही। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था और वह देखा जाए तो पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र भी नहीं था और उसने ध्रुव तारे को देखा। ठीक है, चलिए, ध्रुव तारे को पहचान लिया, अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अधिकतम देखा जाए तो सुविधाजनक लगेगा। सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है उधर ही यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पे खड़ा होकर के उत्तर की ओर मान लीजिए कि अगर कोई सिर कर लिया, उसके बाद उसको जहाँ जाना हो वो तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि उत्तर दिशा कौन सी है। ठीक, तो इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ध्रुव तारे के अपनी हाथ से बाईं ओर चल देगा, यानी कि उसका घर पूरब में है। चलिए, हो गया। और आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच बैठे अंतरिक्ष यान में व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा, तो आकाश का रंग कह रहा है कि स्याह काला, मतलब कि गाढ़ा काला रंग का दिखाई देगा, तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप के कहीं अधिक है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल तल के जो ताप है उससे कहीं अधिक है। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो कम होता है, न कि कहीं अधिक होता है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। सत्य अगर आंसर देखे तो एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं और आकाश एकदम काला रंग का दिखाई देगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में यहाँ पर क्या है, तो सही है। 21 के बारे में सभी लोगों को पता ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर निकाले तो ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला सभी कथन में दिया गया है। तो सीधे सीधे पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा भी गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही है। ठीक है, सीवीसी के बारे में। इसका गठन 1994 में श्री के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 1994 में इसकी स्थापना संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो पहला वाला गलत है। देखा जाए तो सीवीसी को 2003 में सीवीसी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और हाँ ठीक है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला कह रहा है कि सीवीसी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, नहीं, ये सीवीसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता। तीसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है और पहला वाला भी गलत है। तो इस प्रश्न का अगर हम लोग सही आंसर देखें तो 2 और 4 बन जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम निकालें तो 2 और 4 बन जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीति आयोग का हिस्सा नहीं है।
ठीक है। कौन सा कार्य जो है नीति आयोग नहीं करता है? इस प्रश्न में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आर्थिक नीति का निर्माण तो आ- आर्थिक मंत्रालय करता है ना, मतलब आर्थिक मंत्रालय की जो समिति वो करती है। तो पहला वाला ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला वाला तो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है नहीं ना, हाँ तो ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन ही कट गया अपना। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन होगा। दूसरा देख लेते हैं, कथन क्या कह रहा है कि एसडीजी की निगरानी करता है ये। एसडीजी की निगरानी करता है, एसडीजी की निगरानी नहीं करता है भैया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजना तैयार करता है, केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजना तैयार करता है ये। चौथा कथन इसका देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो चौथा भी कथन हो जाएगा आपका, राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजना ये तैयार नहीं करता, वित्त आयोग करता है, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे इसके। और ये पूछ रहा है कि नीति आयोग का हिस्सा यहाँ पर नहीं है, तो पहला और चौथा नहीं है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछ रहा था तो 1 और 4 इसका कार्य हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग का कार्य 1 और 4 है, कौन सा कार्य नहीं है? 2 और 3, ठीक। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं उनके बारे में क्या करना है? तो सीधे मिलान करना है। वित्त आयोग सभी लोगों को पता है कि 280 में है, तो वित्त आयोग ए में यहाँ पर मतलब डी में 1 मिला लीजिए, ठीक है, डी में 1 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन कट ही गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये किसमें दिया है? 338 बी में होता है ये, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए तो 338 आपका ए है ही, ठीक है। तो सी में आपका 3 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और ए में आपका 2 है, ए में आपका यहाँ पर 4 दिया गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सही ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पर? तो सही ऑप्शन आपका ए बन गया, ठीक है। इस प्रकार से मिलाएंगे तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक। और आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कॉलम 1 को 2 में मिलान करना है। देखिए 52वां संविधान संशोधन है, 69 वाला है, 97 है, 87 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 52वां जो संविधान संशोधन है ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि सदस्यों की पार्टी बदलने से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल से संबंधित, सभी लोगों को पता है कि ए में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ए में 3 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब 69वां जो संविधान संशोधन है ये क्या है? ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसके बारे में कथन है, तो बी में आपका 2 चला गया, बी में यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे तो देखिए 2 ही पढ़े हम लोग, आंसर निकल आया, ठीक है। तो इस पर इसका जो आंसर है वो आपको क्या बन जाएगा? लास्ट टाइम में देखिए इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है, तो कर लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इन दोनों को मिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और नहीं भी आ रहा होगा तब भी काम चल गया। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो कलाम जी नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे, ठीक है। बाकी BL मित्र, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, ये तीनों लोग थे, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे उसमें, तो ये किसमें बताया गया है? ये सभी लोगों को पता होगा कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ था, उसी समय ये बताया गया था, यानी कि बी इसका सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और स्रोत दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व यानी कि DPSP है, ये मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, सभी लोगों के बारे में, इन लोगों के बारे में सुना होगा, काफ़ी आसान सा ये प्रश्न है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही आंसर आपका बन जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका 4 3 1 2, ठीक है, मिला लीजिएगा जरूर से क्योंकि ये आसान है। आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो DPSP के निर्देशक तत्व में, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन से DPSP में कौन सा तत्व जोड़ा गया था, यही इस प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो उद्योग प्रबंधों में कामगारों की जो सहभागिता है उसी को जोड़ा गया था, ठीक। जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, बहुत जरूरी अनुच्छेद है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहाँ पे मैंने एक पिक शेयर की थी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, कौन सी चीज़ें संशोधन हुई है। अगर आप लोग वहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पता चल जाएगा कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी से कम हो तो उस राज्य में मध्यवर्ती खंड यानी कि मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। देखिए, जब पंचायत जो आपका है, ये आपका 73वां संविधान संशोधन के कारण जो पंचायती राज वगैरह के बारे में चीज़ें बनाई गई थी, क्योंकि ये 3 लेयर में होता है, मतलब 3 सतह इसमें होते हैं। ठीक है, ये आपका ये बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो लाया गया था त्रिस्तरीय, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से मतलब राज्य में अगर देखा जाए कि जनसंख्या कितनी से अगर कम रहेगी तो वो त्रिस्तरीय पंचायती राज नहीं 2 ही स्तरीय बना सकते हैं। तो 20 लाख से कम, बस इसको आप लोग रट लीजिए। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या होगी ना तो वहाँ पे त्रिस्तरीय नहीं, आप लोग चाहें तो 2 स्तरीय भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, 20 लाख से अगर कम जनसंख्या रहेगी तो वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत बन सकती है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीति प्रणाली में निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदों को संवैधानिक वरीयता के क्रम के अनुसार बताना है। देखिए, सबसे मतलब कि बड़ा कौन होता है, उससे नीचे उससे नीचे उससे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति आता है। ठीक है, 1 नंबर पर राष्ट्रपति आ जाएगा और फिर उसके बाद देखिए तो उपराष्ट्रपति आता है दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर। फिर संसद आ जाती है आपके यहाँ पे 5वें नंबर पर। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा 2 1 4 2 1 4 3 5। ठीक है, सी यहाँ पर सत्य आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर दिए गए आदेश के पूर्वावलोकन के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए और सही कथन बताना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि वो कोई अगर किसी बात पर आदेश देता है तो उसके बारे में अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए जो आदेश होते हैं उसके पूर्वावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कोई न्याय दिया गया है किसी चीज़ के बारे में तो उस पर फिर से अगर सुनवाई करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है और वो अपने मामले को बदल भी सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कई बार सुने होंगे कि जो आपका प्रियम्बल है वो कभी संविधान का हिस्सा माना गया, कभी नहीं माना गया, कभी उसमें संशोधन हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। फिर फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर में उसको डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अपने निर्णय को दोबारा से सुनने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। बी यहाँ पर सत्य आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए बेसल 3 जो मानक बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर्याप्त और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत में जो बेसल 3 है उसके मानकों को 2020 से पहले ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बेसल 3 के ढांचे का हिस्सा है। नहीं भैया, इसके ढांचे का हिस्सा नहीं है कैश रिजर्व रेशियो जो है। ठीक है, तो पहला और दूसरा वाला सही हो जाएगा। सत्य आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार यदि पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको तेजी से बढ़ाए देने से तो दीर्घकाल में किस किस पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये आर्थिक विकास पर तत्काल में अगर हम लोग देखें तो मतलब लंबे समय के बाद अगर हम लोग देखें तो आर्थिक विकास की दर में यहाँ पर देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो पूंजी व्यय होता है, अगर आप लोग उसको ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसका प्रभाव बाद में सकारात्मक दिखाई देगा, आर्थिक विकास दर बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है इसमें से। तो देखिए कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। दूसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब उत्तरदायित्व तो लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। तीसरा वाला कथन इसमें कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको समर्थन देते हैं।
ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। पहला वाला शायद इसमें देखिए गलत है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो केवल 2 दे रखा है। तो इनमें से कितने कथन सही है? देखिए 2 कथन सही है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। पहला मतलब दूसरा और तीसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखिए जो आंसर दिया है उसमें व्याख्या नहीं दी गई है, तो इसमें केवल 2 कथन सही बताया गया है। तो मेरे हिसाब से पहला वाला कथन गलत है, बाकी यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है। इस प्रश्न का आंसर बी दिया गया है, केवल 2। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि पहला वाला इसमें गलत है या नहीं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष अन्य से भिन्न है? तो यूनिसेफ, WHO और IMF और बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यूनिसेफ वर्ल्ड वाइड है, और ये आपका WHO भी है, और IMF भी वर्ल्ड वाइड है। अगर बिम्स्टेक के बारे में देखें तो ये आपका बे ऑफ बंगाल से संबंधित है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नहीं तो इसमें यूनिसेफ में, WHO में या फिर IMF में पूरे वर्ल्ड के देश आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अलग था वो भिन्न था, आपका क्या हो जाएगा? डी इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक, चलिए 2001 में जो ब्रिक है उस शब्द को किसने बनाया था? तो ब्रिक्स जो अभी आप लोग देख रहे हैं वो पहले ब्रिक था, इसमें 4 देश थे। तो इसको एक चाइना के थे जिम ओनिल, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, जिम ओनिल ने बनाया था, बाद में इसमें अन्य देश जोड़ते गए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया। ठीक है, इसको तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 2001 में ये ब्रिक बना था और जिम ओनिल ने बताया था। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल राज्य का युग्म सही सुमेल नहीं खाता है? तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपके जो रामसर स्थल है, फिर यहाँ पर राज्य दिया गया है, बताना है कौन सा एक गलत है। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो बखीरा बता रहा है सिक्किम में अवस्थित है, तो भैया ये कैसे सही हो सकता है? बखीरा जरा कमेंट कीजिएगा कि यूपी में है कि नहीं है, और फिर कहाँ है, ये किस राज्य में? पहले तो बताइएगा, फिर अगर यूपी में है तो किस जिले में है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कोरल प्रभाव के कंकाल बनाने की जो क्षमता है मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है pH वैल्यू पर। ठीक है, कि वहाँ पर कितना जो आपका पानी है वो कैसा है। ठीक है, एसिडिक है, मतलब कि देखा जाए तो स्वच्छ है या फिर थोड़ा सा नमकीन है, उस प्रकार से ये चीज़ें आपका pH पे निर्भर करती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र जो इको सिस्टम है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, पारिस्थितिकी तंत्र तो एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, तो पहला वाला ही गलत है, और उसमें नहीं पूछ रहा था तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा, बाकी और सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि उष्मागति का जो प्रथम नियम है, थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम नियम है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण, इसका प्रथम नियम बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। विद्युत चुंबकीय तरंग जो आपका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन की घटना के लिए आवश्यक क्या है? तो ये आवश्यक हो जाएगा आपका समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो यही आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो डी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्त में, ब्लड में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता हो जाने के बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? तो देखिए अजय, अगर खून में ये आपका नाइट्राइट जो बढ़ जाता है, नाइट्रेट, माफ कीजिए, नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट की मात्रा अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए डी इसका सही आंसर बन जाएगा। और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, यानी कि जो नाइट्राइट की मात्रा है, वो जो आपका गंगा नदी देख रहे हैं उसके अगर निचले भागों में जाएंगे तो नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये ज़्यादातर जो आपके डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वहीं पर होते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन एरिया में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपका जीन पर निर्भर करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि जो बाइल जूस, यानी कि पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। नहीं भैया, प्रोटीन का पाचन ये नहीं करता है। पित्त का निर्माण लीवर करता है, ये तो सही हो जाएगा।
जो पित्त होता है, बाइल जूस होता है, फैट के इमल्सीकरण में मदद करता है, ठीक है। ये मदद करता है, ना कि ये उसको इमल्सीकरण करता है, ये मदद करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका 2 और 3 बन जाएगा, पहला वाला तो गलत है ये, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। जो रोग है बैक्टीरिया से नहीं होता है, वो कौन सा रोग है। अगर हम लोग इसको देखें तो डेंगू भी है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतक तंत्रों में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो ये आप लोगों को पता होगा, सभी लोग अपने अपने यहाँ फ्रिज में जानते होंगे फ्रीऑन गैस डाली जाती है, ठीक है। तो सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है उसको बताना है यहाँ पे गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए पहला इसमें जो कथन कह रहा है कि नाभिकी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। भैया उदासीन कहाँ से हो जाएगा, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा, पहला वाला ही गलत है, बाकी अन्य सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए इसका आंसर आपका ए बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ये देखा जाए तो मुख्य स्रोत क्या है विटामिन ई का। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत सभी लोग जानते होंगे कि एक ब्यूटी विटामिन है, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। तो अंकुरित जो गेहूं का तेल होता है उसमें विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है, सी सत्य आंसर बन जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है। देखिए जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, कैसे होता है या फिर कहाँ पे होता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा फुसफुस के द्वारा, ठीक है। जो आपका धक धक दिल करता है उसके द्वारा, ठीक है। टिश्यूज के द्वारा और ब्लड के द्वारा ही यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ब्लड के द्वारा, फिर तीसरा यहाँ पर टिश्यूज के द्वारा, ठीक है। तो 2 1 3 2 1 3 सी में दे रखा है, तो सी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन कारण क्या है। कथन कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन के पाचन का आरंभ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो प्रोटीन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, ये आपका स्टमक से ही चालू हो जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला इस प्रश्न का अगर जो कथन कारण का प्रश्न होता है तो इसमें एक गलत होता है, तो दूसरा वाला पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है, डी इसका सत्य आंसर बन गया। दूसरा वाला पढ़ना भी नहीं पड़ा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपका पैनक्रियाज होता है उसमें प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ये आपका देखा जाए तो जो प्रोटीन का पाचन करने वाली जो एंजाइम होती है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि क्षुद्रांश जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में छोड़ा जाता है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। आर सही है, ये गलत है। सत्य आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो डी इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला 22 फरवरी 2025 को कहाँ पे रखी गई थी। तो ये आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, थीम यहाँ पर पूछी गई है। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम है, बी सत्य आंसर बन जाएगा। ऑपरेशन डेविल हंट देखा जाए तो ऑपरेशन डेविल हंट ये किस देश में शुरू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। पड़ोसी देश में डेविल आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, बांग्लादेश में। हाल ही में लॉन्च किया गया यहाँ पर ऑकलोड, तो ये क्या है। तो इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा अमेजन का प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है। तो ये आपका कंगारू को विकसित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी बन जाएगा। और आगे देखिए तो मुल्ला पेरियार जो बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो ये देखिए जो मुल्ला पेरियार जी है ये आपका केरल से संबंधित है। तो इडुक्की जिले में ये आपका एक बांध बनाया गया है मुल्ला पेरियार जी के नाम से, केरल में स्थित है, ठीक है। और आगे बात करें, अगले प्रश्न कह रहा है कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अगले जो दशक आता है उसमें स्थिर कीमतों पर औसत जीडीपी वृद्धि आवश्यक है, कितनी आवश्यक है। क्योंकि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो जीडीपी कितनी होनी चाहिए अगले दशक में, आने वाला जो दशक है।
तो इस प्रश्न को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 8% होनी चाहिए, सी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित दिवसों को सबसे पहले से बाद में क्रम के रूप में आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। इस प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर आपका 1 2 4 3 बन जाएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, आपका सामाजिक न्याय दिवस, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, सही आंसर इसका सी बन जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में भारत के किन 2 पांडुलिपियों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को इसमें डाला गया है। ठीक है, बी सही आंसर बन जाएगा। फिर से कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी है। तो सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, ये आपका राजीव रंजन आयोग। ठीक, सी सही आंसर। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। कह रहा है कि ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, सी सत्य आंसर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2025, उसमें प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है। तो ये आपका उड़ीसा का रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बी सही आंसर है। हाल ही में सुर्खियों में रहा देश का पहला उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट है, वो किस वर्ष प्रेक्षित किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका 1975 में भेजा गया था आर्यभट्ट नाम से। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 8वां एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में, बी सत्य आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 कथन यहाँ पर दिए गए, सही कथन बताना है इसमें से। पहला कह रहा है कि कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का जो कांस्य पदक है वो स्कॉटलैंड को मिला था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंडिया ने यहाँ पर देखा जाए तो जीत हासिल की थी, स्वर्ण पदक। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो कथन कह रहा है कि कबड्डी विश्व कबड्डी दिवस 2025 की थीम यहाँ पर क्या थी, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। टीम वर्क मेकर ड्रीम वर्क, तो दोनों ही सही है, सही आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, सत्य कथन बताना है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगार की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे अधिक है और काम करने वाले लोगों की भी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। तो ए सही आंसर बन जाएगा 71 का, बाकी अन्य सभी गलत है इसमें। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट दिए गए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह राज्य की सीमा में ही बहती है वो कौन सी नदी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया। तो देखा जाए तो गोमती नदी यहीं से निकलती है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत से। ठीक है, पीलीभीत से निकलती है और गंगा में आकर मिल जाती है गाजीपुर के पास। चलिए, तो सबसे लंबी यही हो जाएगी जो यूपी में बहती है। आगे देखिए, इस प्रश्न को आप लोग समझे होंगे, तो यहाँ पर यानी कि यूपी में ही ये निकलती है और यूपी में ही ये खत्म हो जाती है। ठीक है, वो इस ऐसे प्रश्न पूछा था, न कि गंगा के बारे में, क्योंकि गंगा यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश में बहते हुए, बिहार बहते हुए, अन्य जिले से होते, मतलब अन्य राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो उसके बारे में नहीं पूछ रहा। प्रश्न में ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही निकली नदी और उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और यहाँ पर राज्य दिया गया है, तो इसको मिला लीजिएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप लोग कई बार इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम सही आंसर, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, दाची गम तो सभी को पता है कि ये आपका अंगुल के लिए पता है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। केवलादेव घाना जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। कान्हा सभी लोग पता है भी है मध्य प्रदेश में, और पेरियार केरल में है। ठीक, मिला लीजिएगा। 4 2 1 3। और आगे बढ़ते हैं। अनुसूची और यहाँ पर विषय दिए गए, पहली अनुसूची, चौथी, 11वीं और 8वीं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में आप लोग जानते होंगे कि राज्य और उसके संघ के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में आपके राज्यसभा सीटों के बारे में दिया गया है, और 11वीं में पंचायती राज, और 8वीं में आपका भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, मिला लीजिएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पे दे रखा है, तो बी डी ए सी। ठीक, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे बढ़ते हैं। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या बताना है, सही विकल्प बताना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा।
इस प्रश्न में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या प्रश्न पूछ रहा था, अनुच्छेद 356 के बारे में, जो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकाल वगैरह जो लगता है उसके बारे में है ये कथन। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलने की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा वाला सही है, राज्य आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरा और चौथा वाला गलत है, सही यहाँ पर पूछ रहा था तो 1 और 3 सही हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है। ठीक है, सही आंसर मैंने बता दिया, 1 और 3 है। और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि वैदिक काल में विश्व श्रेष्ठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका इंद्र देवता के लिए। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र ही माने जाते थे, बी सही आंसर है। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य जो होते थे उनको अगर देखा जाए तो इस समय किस तरीके से मिलान कर सकते हैं, मतलब जो अमात्य होता था उसका कार्य क्या है, क्या रहा होगा, जो कि अभी जो यहाँ पर देखा जाए तो पद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, ये मंत्री होते थे एक प्रकार के, सी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती जी का प्रतीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ कैसे संबंधित है, तो देव और उसकी शक्ति का योग, सी यहाँ पर सत्य आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़िए, कल्हड़ के द्वारा जो रचित एक राज तरंगिणी थी उसमें लिखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये, जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में, इसी से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, सी यहाँ पर सही आंसर है। जैसे कल्हड़ की राज तरंगिणी के बारे में नाम सुने तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें जो कश्मीर का इतिहास है, मतलब सारी चीज़ें कश्मीर के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न कह रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये तो सही है। भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, देखिए ये भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, आक्रमण तो किया था, लूटपाट करके ये चला जाना चाहता था, तो ए सही है परंतु आर गलत है। सत्य आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो सी इसका सही आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा। ठीक है, इसी को हरिहर प्रथम के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि हरिहर नाम से कई अन्य राजा भी बने हैं, तो इसीलिए इसको प्रथम बोल दिया जाता है। ठीक है, पहले हरिहर बनता है, उसका सेनापति आपका बुक्का बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर आपका 1336 हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मुगल सम्राट अशोक के शासनकाल, माफ कीजिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि दीवान एक खास का मुख्य उद्देश्य क्या था। दीवान खास का मतलब क्या है, तो देखिए दीवान खास का मतलब होता है गुप्त राज्य की विचार विमर्श, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अकबर के बारे में प्रश्न पूछा गया है, गलती से मेरे मुंह से अशोक निकल गया था, माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इनको आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर हरकिशन जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे और बंदा बहादुर। ठीक है, और बंदा बहादुर यहाँ पर चौथे नंबर पर हो जाएंगे। 4 1 2 3 यहाँ पर सही आंसर आपका डी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव ने पहली बार यह घोषित किया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। ठीक है, तो भारत में एक प्रश्न में मतलब कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो कौन सा सुधार था जिसमें ये बताया गया कि अब भारत को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मतलब कि भारत के लिए उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो अगस्त घोषणा की गई थी 1917 में, उसमें ये बताएगा कि अब भारत में उत्तरदायी शासन लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उसी के बाद ये चीज़ें उम्मीद थी लोगों की घोषणा करने की यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उत्तरदायी शासन में स्थापित करना यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य माना गया था, सी यहाँ पर सत्य आंसर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मान ले कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के स्थान पर सीधे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घोषणा कर दी जाए तो स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका देखिए अगर प्रभाव अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद कम हो जाते हैं। ठीक, ये यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा।
और अगला प्रश्न कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 वाला, उसका मुख्य कारण क्या था। देखिए इल्बर्ट बिल 1883 में ये विवाद हुआ था, तो इसका मुख्य कारण यहाँ पर पूछ रहा है। मुख्य कारण ये हो जाएगा कि भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अभियुक्तों पर न्यायिक अधिकार दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो आपका भारतीय न्यायाधीश, यानी कि जो भारतीय जज, मतलब कि उस समय के जो न्यायालय थे उसमें भारतीय अगर कोई न्यायाधीश है तो उनको यूरोपियों का मामला नहीं सुनवाई दिया जाता था, लेकिन ये आपका इल्बर्ट बिल आया और भारतीय जो न्यायाधीश है उनको यूरोपियों का मामला सुनने का यहाँ पर देखा जाए तो अधिकार दिया गया, और इसी के लिए यहाँ पर ये विरोध भी किया गया था। तो यहाँ पर सत्य आंसर क्या बन जाएगा, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अभियुक्तों पर न्यायिक अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए विवाद हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत में परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त है उसको किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था कार्नावालिस के समय, यानी कि सी सत्य आंसर बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं, मिलान करना है, कांग्रेस का अधिवेशन है और यहाँ पर अध्यक्ष है। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में आपका दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता किया था, इसीलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो विभाजन टल गया था ना। तो आपका बी सही आंसर बन जाएगा, मतलब कि 1906 में आपका दादा भाई नौरोजी, बी में चला जाएगा। 1916 में एसी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था अध्यक्षता, 1916 को लखनऊ में ये हुआ था। ठीक है, यानी कि ए में आपका बी है और बी में आपका एक है, ठीक है, और किसी में नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो सही आंसर निकल गया, बी सत्य आंसर बन जाएगा। चलिए आप लोग इसको और अन्य मिला लीजिएगा। 29 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 85 में आपका बनर्जी है, WC बनर्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि लोकमान्य तिलक जी के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए, घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन सी हुई थी और सबसे बाद में कौन सी हुई थी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ठीक है, केसरी समाचार, केसरी मराठी, मतलब जो केसरी पत्रिका निकलती थी उसकी भाषा यहाँ पर देखा जाए, मतलब जो लिपि थी वो मराठी थी, सही हो जाएगा। पहले गीता रहस्य आपका देखा जाए तो भगवत गीता जी के बारे में गीता रहस्य लिखा था इन्होंने जब ये मांडले जेल में थे, जब इनको 6 साल की जेल की सजा दी गई थी ना आपका तिलक जी को, तभी ये लिखे थे। ठीक है, तो पहला ये आपका बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा होम रूल आंदोलन की स्थापना, जब ये जेल से छूट करके भारत मतलब वापस आए थे तो होम रूल की स्थापना की थी इन्होंने। तीसरे पे चला जाएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पर देखा जाए तो जिसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं, इन्हीं के प्रयासों से ये मिलते हैं, एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयासों से। तो ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा, 1 2 3 4 मिला जाएगा, सही आंसर आपका ये बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो सबसे नीचे वाला स्थान कहाँ से होगा भैया, तो कन्याकुमारी ही होगा। ठीक है, सही आंसर आपका ये बन जाएगा। भारतीय नदियों की पारिस्थितिकी एवं विकास परियोजनाओं के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, तो कथन पढ़ लेते हैं। नमामि गंगे तथा केन बेतवा लिंक जो नदी परियोजना है, इन दोनों जल संसाधन प्रावधान से जुड़ी है और उनकी पृष्ठभूमि व उपकरण अलग अलग हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है, देखिए कथन तो हो गया, प्रश्न पूछ रहा है कि यदि आप नीति विशेषज्ञ हो तो इन दोनों में साझा चुनौतियों के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा भैया। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प आपका ए होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये आपका विकल्प है, इसको पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरित होने से हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं वो उपलब्ध करवाए गए 1966, मतलब कि 1900 आपका देखा जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब आपका खेती पर अधिक ध्यान दिया गया, यानी कि जो हरित क्रांति आई उसी समय, तो ये प्रश्न पूछा है कि जो पारंपरिक खेती है उसको आधुनिक बनाने के लिए, वैज्ञानिक रूप से बनाने के लिए हरित क्रांति आई थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो पहला वाला तो सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें पर्यावरणीय लागत वगैरह सब सम्मिलित होते हैं, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीर्थ स्थल यहाँ पर दिया गया, इसकी अवस्थिति दी गई है, श्री शैलम, ओंकारेश्वर, पुष्कर, ये सभी कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो इसको अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो
देखिए जो पुष्कर है सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में अवस्थित है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ओंकारेश्वर, सतमाला, ये भी आपका गलत है। श्रीशैलम आपका नल्लामलाई पहाड़ी पर है, तो केवल एक यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पर सही आंसर है, 93 का ए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो अन्नाई मूड़ी है। ठीक, और आगे बढ़ लेते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस शहर में वर्ष का शिखर अक्टूबर नवंबर में और ग्रीष्म अपेक्षाकृत शुष्क रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका सही आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। और आगे बढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। देखिए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये सब सागर के नाम यहाँ पर दिए गए। पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, यानी कि इस तरीके से बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, तो भूमध्य सागर सबसे बड़ा सा यूरोप के मतलब कि चारों तरफ यूरोप ऊपर से घिरा हुआ है, और पीछे यहाँ पर नीचे देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो ये आपका पहले पर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक, एक नंबर पे आ जाएगा। फिर भूमध्य सागर के जस्ट बगल में यहीं पे काला सागर है, और ये किस जल संधि से जुड़ा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपका काला सागर हो जाएगा, ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर के बाद मतलब कि भूमध्य सागर, काला सागर, फिर यहाँ पर कैस्पियन सागर आ जाएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर अरब सागर आ जाएगा, छोटा सा है ये, अभी पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है ये। तो ये आपका अरल सागर आ जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। सत्य आंसर आपका सी बन जाएगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। और आगे बढ़िए, यहाँ पर कुछ जल संधियाँ दी गई हैं, जल डमरू मध्य दिए गए हैं, और समुद्री परिसरों से मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो बास्पोरस जल संधि ये आपका कहाँ पे है, तो ये काला सागर और मार्मरा सागर के बीच में अवस्थित है। डार्डेनल जल संधि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो मार्मरा सागर वो एजियन सागर के बीच में। यहाँ पर जो हम लोग ये देख रहे थे ना, देखिए यहाँ पर जो सागर बने हैं इन्हीं के बारे में, यहाँ पर जल संधि के बारे में बता दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अगर ये पढ़ लेंगे तो ये वाला जो प्रश्न है ये आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुंडा जो आपका जल संधि है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर, जिब्राल्टर, सभी लोगों को पता होगा कि भूमध्य सागर आप लोग देखें, ये भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, इधर आपका यूरोप हो जाएगा, इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहीं पे ये आपका जो जल संधि है ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है, यानी कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ठीक, मिल गया। तो सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ पे दे रखा है, ए में दे रखा है, ए सही आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्रों में ध्रुवीय प्रबंधन जो पोलर एम्प्लीफिकेशन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए आर्कटिक में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से कहीं अधिक होना, ये आपका देखा जाए तो ध्रुवीय प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, चलिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी अगर हम लोग झील देखें तो बैकाल झील है। ठीक, कहाँ पर अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि साफ दिख जाए सब। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में कथन 4 दिए गए, बताना है यहाँ पर सही कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि संसद के भीतर कहीं गई किसी बात का दिए गए मत के लिए सदस्य किसी अदालत में जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। ठीक है, इनको अधिकार दिया गया है, जरा ये बताइएगा कि इस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि किसी सदस्य को संसद सत्र के दौरान तथा सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक सभी प्रकार के मामलों की में गिरफ्तारी से छूट दी गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दूसरा वाला तो गलत होना चाहिए ना, चलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि संसद को अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने और उसका नियंत्रण करने का अधिकार होता है। हाँ होता है, संसद के विशेषाधिकार केवल संविधान में ही पूरी तरह से वर्णित है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो संसद का विशेषाधिकार केवल संविधान में नहीं बल्कि संसद खुद अपना विशेषाधिकार बल्कि समय समय पर बनाई है। तो ये आपका देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इन्हें संसद के द्वारा बदला नहीं जा सकता, बदला भी जा सकता है। तो चौथा यहाँ से ऑप्शन अगर आप लोग निकाल देंगे इसमें से, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, और दूसरा वाला गलत है, तो सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसके कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। तो ये काफ़ी आराम से आसान सा प्रश्न है। जिस लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की हो, तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल इसमें परिवर्तन कर सकता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के बारे में है ये। ठीक है,
कह रहा है कि वे भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। ठीक है, विधि सलाहकार तो होते ही हैं। और कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। उनके कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो कार्यकाल का निश्चय नहीं होता है। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। 371 बी, 371 एफ, 371 एच और 371 जे। ठीक है, यहाँ पर राज्यों के गठन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो 371 बी में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, 371 बी, बी में आपका असम। ठीक, 371 अगर हम लोग एफ देखें तो 371 एफ में क्या हो जाएगा, ये आपका सिक्किम बन जाएगा। ठीक है, सिक्किम। और आगे बढ़ते हैं, 371 एच में देख लेते हैं हम लोग। अगर एच में हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल बन जाएगा। और जे में कौन सा राज्य बच गया, तो कर्नाटक बच जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। इस प्रश्न में अगर हम लोग सही आंसर देखें क्या बन जाएगा, तो सही आंसर तो यहाँ मिल ही गया। ठीक, ये इसका सही आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक मेहता समिति ने भारत में 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, तो सही है। देखिए, बलवंत राय मेहता, ये 3 अक्षर का नाम है, तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली दिए थे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अशोक मेहता 2 नाम है, तो 2 स्तरीय प्रणाली के बारे में इन्होंने बताया था। मैंने इसी तरीके से याद किया है, तो बता दिया आपको। पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और उसमें राजनीतिक दलों के खुले सहभाग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ें तो दूसरा वाला भी कथन सही है, दोनों कथन सही है। सी इसका सत्य आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, वो प्रवर्तित रहेगा। ठीक है, हमेशा से लागू रहेगा, मतलब कब तक ये लागू रह सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो वो 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं होगा, इसको संसद से पास करवाना पड़ेगा। तो ये सही है, मतलब सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ रहा है, 155 हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि भारत की जो प्रभुता है, एकता अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया, तो मूल अधिकार में ये किया गया है ना, ये मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में यहाँ पर जो 10 थे मूल कर्तव्य, उसमें एक जोड़ा गया था, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। उसी में ये चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखे और अपने दिल में संजोए वगैरह रखे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर डी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का वास्तविक कार्यपालिका अंग है क्योंकि उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही है, पहला वाला सही। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत है, आर सही, मतलब आर गलत है और ए सही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, सी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सत्य कथन बताना है, सही कथन ही बताना है। पहला कह रहा है कि राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्य का जो विधान परिषद है, विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके तहत इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त तो होते हैं, ये भी है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कह रहा है कि स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सतत रूप से चलती है, भंग नहीं किया जा सकता है, ये खत्म हो सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है कि अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति केवल राज्यपाल की सिफारिश और राष्ट्रपति की स्वीकृति से की जा सकती है, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सही आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको संसद के साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है। और आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हाई कोर्ट है उसके बारे में सही है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में सही कथन बताना है।
आप लोग इसको देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर कथन दिया गया है। और इसमें जो सही कथन है ये आपका दूसरा और तीसरा वाला है, पहला और चौथा गलत है। तो 2 और 3 ए में दे रखा है, तो सत्य आंसर इसका ए बन जाएगा। इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कोई दल किसी राज्य में 8% वोट शेयर प्राप्त करता है और तुरंत एक भी सीट नहीं जीत पाता, मतलब कि माफ कीजिए, परंतु एक भी सीट नहीं जीत पाता है, 8% वोट उसको मिल जाता है, ठीक है। उसके दर्जे के संबंध में सही कथन कौन सा होगा? तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वह होता है राज्य का जो एक दल है वो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 8% अगर वोट पा गया कोई भी एक राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि छिपी बेरोजगारी का क्या मतलब है? छिपी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य में देखा जाए तो जितने लोगों की आवश्यकता नहीं होती है उससे अधिक लोग उसमें कार्य करते हैं, ठीक है। कम का मतलब कि काम कम है और व्यक्ति अधिक है, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। डी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। आगे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, एक तरफ पद दिया गया है, दूसरी तरफ सर्वो यहाँ पे सर्वोपयुक्त वर्णन दिया गया है, ठीक है। जैसे मेल्ट डाउन, मंदी, स्लो डाउन, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछा गया। बताना कि यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो केवल एक युग्म सही सुमेलित है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में राजकोषीय जो घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, किसका द्योतक है, ठीक है। इसका कारण क्या है भैया? तो इस मतलब कैसे ये होता है, इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। उधारी इसमें नहीं जोड़ी जाती, उधारी को छोड़ दिया जाता है कि सरकार का कुल कितना खर्च हुआ और कुल कितना उनको राजस्व प्राप्त हुआ, उधारी का जो पैसा है उसको छोड़ करके, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? राजकोषीय घाटा निकल आता है, ठीक है। उधारी जोड़ने को तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में यहाँ पर शट डाउन बैंकिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रयोग देखा जाए किसके लिए होता है, ये प्रयोग होता है आपका एनबीएफसी के लिए, ठीक। ये यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पर दोहा डेवलपमेंट राउंड के बारे में बात करें तो किस संगठन की वार्ता है ये? तो ये वार्ता हो जाएगी आपके WTO की, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेड़ पौधा एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, क्या सबसे अधिक विशेषता है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वनों में सबसे अधिक जो आपका पेड़ पौधे और जंतुओं की विविधता पाई जाती है, ठीक है। किसमें? तो आर्द्र पर्णपाती वन, माफ कीजिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में सबसे अधिक विविधता पाई जाएगी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 की जो आई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, ठीक है, किसको वन नहीं माना गया है? तो 118 प्रश्न का सही अगर हम लोग आंसर देखें तो राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है 4 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन से अनुसंधान केंद्र तथा उनके स्थानों की जोड़ी के रूप में मेल खाती है, यानी कि सही बताना, इनमें से कौन सा एक सही है, ठीक है। अगर हम लोग पहला देखें तो पारिस्थितिकी पुनर्वास हेतु अनुसंधान केंद्र प्रयागराज में अवस्थित है, ये सही हो जाएगा। और चौथा वाला सही है, ठीक है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु वन अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम में बनाया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 4 सही है, सही आंसर इसका बी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा वाला गलत है, आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है फैराडे और हर्ट्ज और मैक्सवेल और यहाँ पे आइंस्टीन, इन्होंने देखा जाए तो किस चीज़ के बारे में आविष्कार किया या फिर इनका योगदान क्या रहा है? तो सभी लोगों को पता होगा कि फैराडे जी ने क्या किया था, तो भैया चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो आपका मोटर वोटर घूमता है, इसके चारों तरफ ये आपका मैग्नेट लगाया जाता है ना, तो ये जो मोटर होता है वो रोटेट करता है, तो ये किसने खोजा था? फैराडे नहीं खोजा था, ठीक है। तो ए में 2 चला जाएगा, ए में 2 चला गया तो यहाँ पर आपका बी और सी तो कट गया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर है, ठीक। दूसरा वाला देख लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्या कह रहा है? हाँ, हार्ट, ये आपका रेडियो तरंग का निर्माण से संबंधित है, तो बी में 4 यहाँ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? तो सही आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिला लीजिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, उसमें कौन सी संरचना क्रियात्मक इकाई मूत्र निर्माण में जिम्मेदार होती है? तो नेफ्रॉन होता है, छोटी छोटी यहाँ पर देखा जाए तो ये लाइन होती है, ठीक है, ये आपका मूत्र निर्माण में कार्य करती है। तो 21 का सही आंसर क्या बन जाएगा? आपका बी बन जाएगा, 121 का बी आंसर, ठीक है। चलिए, रटा वाला प्रश्न है ये। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नियत तापमान पर होती है? ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सी प्रक्रिया बनती है? तो यहाँ पर हम लोग देखें तो बर्फ का पिघलना एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये सही आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि जिस जिस क्वांटिटी में देखा जाए तो दिशा होती है, उसी को सदिश बोला जाता है, ठीक है, दिशा सहित, इसी का मतलब होता है सदिश का। तो किसमें भैया देखा जाए तो दिशा होती है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो आपका एक्सीलरेशन, माफ कीजिए, यहाँ पे जो त्वरण होता है उसमें, ठीक है, सी सत्य आंसर बन जाएगा, सी सही आंसर है। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका 7 होता है, ठीक, न्यूट्रल 7। आप लोग जानते हैं कि जो पानी होता है पीने वाला, उसका पीएच 7 होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि यदि एक लंबा मटर का पौधा टीटी को एक छोटे मटर के पौधे जो स्मॉल टीटी है उससे क्रॉस किया जाए तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में सभी संतृप्त होगी, क्या यहाँ पर ये बनेगा? रिजल्ट क्या होगा इसका? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टी और टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, इनमें अगर देखा जाए तो मिक्स कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? लंबा बनेगा, ठीक है, ये सही आंसर है। और आगे बात कर लेते हैं, जो ईस्ट होता है, जो खमीर होता है, किस प्रकार की जनन विधि का उपयोग करता है ये? तो ये किस प्रकार से वृद्धि करता है? ये वृद्धि करता है आपका कालिक जनन वृद्धि, ठीक है, टाइम इंटरवल में ये आपका लगातार अपने आप ही बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अगर देखा जाए, जो इक्वेटर होता है, पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है यहाँ पर, और ध्रुवों की तुलना में कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे देखिए लंबाई काफ़ी दूर है, यहाँ पे काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें होंगी ये भारी होंगी, यहाँ पर कम होंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की ओर लगता है पृथ्वी के आंतरिक ओर, ये यहाँ पर देखा जाए तो पोल पे ज़्यादा लगेगा और इक्वेटर पे कम लगेगा। तो यही इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न के अनुसार अगर हम सही आंसर निकालें तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, ये सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं अगले की। कह रहा है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर संचयन मुख्यतः किस कारण से होता है? तो देखिए जो पौधा होता है उसमें जो जल होता है ना, जैसे कि जड़ है, यहाँ पे ये जल है, तो ये आपका देखा जाए तो कोशिका होती है जाइलम, उसके द्वारा ऊपर जल को लेके जाता है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो बी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है, जैसे कि दिया और बत्ती देखे हैं ना, तो इसमें जो आपका बत्ती होती है उसी के द्वारा ये तेल ऊपर की ओर संचित होता है, तो यहाँ पे आग जलती है, तो उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है, इतना तो आप लोग को पता होगा। अगला कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूरिया में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि यदि मनुष्य की लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी होती है उसमें नाभिकीय जो न्यूक्लियस होता है उपस्थित होता है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, निम्नलिखित में से कौन से परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो आरबीसी में न्यूक्लियर उपस्थित होता है वो क्या करता है, ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का परिवहन क्षमता को क्या कर देता है? घटा देता है, ठीक, ये यहाँ पर सत्य आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो खेलो इंडिया 2025 है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहाँ पर दिया गया है, इसको मिला लीजिए, मतलब देख लीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका दूसरा और तीसरा वाला सही है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। पहला और चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम आप लोगों को पता होगा, करंट में ये न्यूज़ में रहा है, तो आस्था पुनिया, बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग, तो शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग ये आई है 115, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बैडमिंटन विश्व महासंघ जो BWF
के द्वारा आयोजित यूएस ओपन 2025 जो सुपर 300 में पुरुष एकल जो मेन सिंगल श्रेणी का खिताब किस देश ने जीता है। यहाँ पर मुख्य रूप से देश का नाम ही पूछ दिया, तो ये तो काफी आसान सा बन गया। अगर हम लोग सही आंसर देखें तो कनाडा, ठीक है, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पर ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम मानेसर में बन रहा है, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए तो कहने का मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह निर्मित होती है उसका कारखाना यहाँ पे मतलब टर्मिनल बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम यूपी में, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने हालिया विदेश यात्रा 2025 के दौरान किन देशों में उन्होंने अपना राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है, तो कहाँ से यहाँ पे प्रदान किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए अर्जेंटीना में तो नहीं मिला है, बाकी ब्राज़ील में, त्रिनाद और टोबैगो में, और घाना में भी मिल चुका है, ठीक है, घाना में भी मिला है। तो यहाँ पर एक को गायब करिए, यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, तो 2 3 4, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अपने आप ही यहाँ पर आंसर बन गया। आगे देख लेते हैं, वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2025 जो अंकटाट की रिपोर्ट आती है जो विश्व में निवेश होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, 4 कथन है, थोड़े से लंबे चौड़े कथन है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर अनुभव किए होंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी लंबे चौड़े जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न का उत्तर 2 और 4 ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप लोग इस पेपर में और कहीं नहीं, इस पेपर में अगर नहीं भी आपको आ रहा है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं 2 और 4 लगा कर करके, तो बी यहाँ पर सही बन जाएगा, लेकिन मेन जो पेपर होता है वहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलिए और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2025 का, उसका मुख्य जो थीम था यानी कि मुख्य विषय था वो क्या था, तो मुख्य विषय के बारे में अगर हम बात करें तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सीधे आंसर बता दिया। आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक, सी यहाँ पर सत्य आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाला गोताखोरी सहायता पोत जो कि आपका डिविंग सपोर्ट वेसल है, ये आपका DSV इसको बोला जाता है, वो कौन है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका INS निस्तार, ठीक, बी यहाँ पर सही आंसर है, इसको भी आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है कि GST और GST परिषद के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 कथन है, इसमें से सही कथन बताना है। GST और GST परिषद के बारे में देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 2025 में GST 10 वर्ष पूरे कर लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2025 GST देखा जाए तो 10 वर्ष पूरे नहीं किए, यानी इसका जो सही आंसर है देखिए पहला वाला अगर आप लोग निकाल देंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा अपने आप ही, और इसमें से एक आपका कौन सा गलत है, तो चौथा वाला गलत है। GST परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 निकाल देंगे तो ये भी बी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, GST ने 10 वर्ष पूरे अपने कब किए। और आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार वर्ष 2025 में पूर्वोत्तर भारत की किस राज्य की राजधानी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, तो पहली बार यहाँ पर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहाँ पर ट्रेन की पटरी वगैरह बनाई गई है। तो इस प्रश्न का अगर हम लोग सही आंसर देखें तो ये आपका आइजोल मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, बी सही आंसर है, मिजोरम में ट्रेन पहली बार पहुंची। 72वां 72 वाला मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए थाईलैंड की ओपल सुजाता ने यह खिताब जीता है और भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता इसमें प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, सही आंसर क्या बन जाएगा, तो सही आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, पहला वाला गलत है, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, ये गलत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर ये आपका सिन्हवा था, ठीक है, क्या था, सिन्हवा था, ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि
बैसारन घाटी जो पहलगाम में है, हाल ही में आतंकी हमला हुआ था, किस नाम से जाना गया है? तो इसको नाम से जाना गया है आपका मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म वगैरह जाते हैं। और आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं? तो बाबूजी हैं, सी प्रसाद गुप्ता जी, ठीक। सी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना का भी है, आलू में तो अभी देखिए यहाँ पे आलू में बवाल हो गया था। तो देखा जाए तो कौन कौन से फसल इसमें आएगी? देखिए यहाँ पर गन्ना आएगी और आलू आएगी, ठीक है। तो गन्ना और आलू का यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक माना गया है 1 और 3, ठीक। 1 और 3 कहाँ पे दिया गया है? डी में दिया गया है। तो यहाँ पर डी सही आंसर है। अब देखिए, चलिए क्या बात करें, आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में अवस्थित नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा एक नहीं है? तो ये आपका कावल नहीं है और भद्र नहीं है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स सभी लोगों को पता है राजस्थान में है, ठीक है। तो 3 और 4 कहाँ दिया गया? सी में दिया गया, सी सही आंसर बन जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से लोक नृत्य संबंधित राज्य युग्म में से गलत यहाँ पर बताना है कौन सा एक गलत है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यक्षगान तमिलनाडु बता रहा है, तो यही गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, सभी लोगों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ ठीक है। जो आपका CFC गैस वगैरह होती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार। यहाँ पे जो CFC गैस होती है ये आपका ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर बी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल ये आपका कनाडा में अवस्थित है और ये देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण से ही संबंधित है ना, क्योंकि यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये ओजोन क्षरण से ही संबंधित है। बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बाद में इसको बंद कर दिया गया था, इस गैस को। CFC जो गैस होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, तो इसको बंद किया गया था इसी में, ठीक है। तो 150 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगा है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर कमेंट में करके बताते हैं कि कितना इसमें नंबर है। जैसे कि अब आप लोग देखेंगे कि ये प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है, इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा घुले मिले होंगे। तो इस प्रश्न पेपर में ना, अगर आप लोगों के लगभग 100 प्रश्न सही हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, 100 के ऊपर ही सही होना चाहिए, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। चलिए आज का जो वीडियो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।